नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सीटेट एग्जाम के लिए कोई सबसे महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं इतना महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों होता है। जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है कि दोस्तों, वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। कहने का तात्पर्य इसमें एग्जामिनर आपको चेक करना चाहता है कि आपकी सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता कितना तीव्र है। तो हमको क्वेश्चन को सिर्फ रटना नहीं है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रट लें हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा फिरा के पूछा जाता है। आप इसके सीटेट के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 के चारों सही हो सकते हैं, लेकिन नहीं, जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए क्वेश्चन को आप रटने का प्रयास ना करिए, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए, किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वो है आपका पेपर 2 है। पेपर 2 में हम सब दोस्तों सबसे पहले सीडीपी को कवर करेंगे। और यह पेपर आपका जो 6 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था, 6 फरवरी 2023 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसी दिन पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है और आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। आपको इस चैनल पे 2011 से लेके 2024 तक, जनवरी 2024 तक आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको प्लेलिस्ट में इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सीडीपी में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी से और 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इसमें किसकी बात कर रहे हैं? वृद्धि और विकास को। तो थोड़ा सा आपको हम सबसे पहले वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पे चलते हैं। जो वृद्धि होता है दोस्तों, एक समय बाद ये रुक जाता है, लेकिन विकास जो होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोनों में अंतर अगर आप देखें, जैसे बच्चे की लंबाई, अब ऐसा तो है नहीं कि लंबाई हर समय जब तक बच्चा जिएगा तब तक उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, नहीं। लंबाई जो है वृद्धि में आती है, यह एक समय बाद रुक जाती है। और विकास जो उसके सोचने की क्षमता है, यह सब दोस्तों एक निरंतर लगातार चलने की प्रक्रिया होती है। इसकी गति तेज और धीम हो सकती है, लेकिन यह रुकता नहीं है। तो दोस्तों वृद्धि और विकास में यही अंतर होता है। आप जानते रहिए, लंबाई ये सब आपकी वृद्धि में आते हैं। बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, यह सब विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास जीवन पर्यंत में चलता है। तो कुछ कथन दिए गए हैं इसमें जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होंगे। पहला कथन है पारिवारिक परवरिश की शैलियाँ। सेकंड कथन है आनुवांशिक ढांचा संरचना। थर्ड है विद्यालय अनुभव, या फिर फोर्थ है व्यक्तिगत रुचि। ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है, दूसरा तीसरा सही है। सेकंड ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है। थर्ड ऑप्शन है पहला तीसरा चौथा सही है। लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है, चारों सही है। तो राइट आंसर इसमें यही फोर्थ ही हो जाएगा दोस्तों, यह चारों सही हैं। क्योंकि जो बच्चे का विकास होता है उसमें वृद्धि और विकास इन कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण होता है पर्यावरण और आनुवांशिक कारक, यह तो महत्वपूर्ण होते हैं, आप सबसे पहले इसी को फोकस करिएगा। लेकिन परवरिश शैलियाँ की यह भी दोस्तों प्रभावित, इससे भी प्रभावित होता है। आनुवांशिक यहाँ पे दिया ही गया है, जेनेटिक। अब विद्यालय अनुभव भी द्वारा वृद्धि और विकास कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। पहला ऑप्शन है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। सेकंड है एक आयामी और रैखिक है। थर्ड है वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। या फिर लास्ट है अपरिवर्तनीय है और पैर की अंगुली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो विकास, वो बच्चे के विकास में परिवर्तन की बात करें, विकासात्मक परिवर्तन के बारे में आपको बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। वंशानुगत और पारिवारिक कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है तो बच्चे का विकास। अब इसमें जो एक ऑप्शन और है जो डी ऑप्शन है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देते हैं। कह रहे हैं कि अपरिवर्तनीय और पैर की अंगुली से सिर की तरफ आगे बढ़ता है। बालक का विकास को आप जानते रहिए केंद्र से बाएं की तरफ बढ़ता है
और सर से पैर की तरफ बढ़ता है। ऐसा नहीं कि पैर से सर की तरफ, इसमें जो कह रहे हैं कि पैर की तरफ से बढ़ता है, नहीं, बच्चे का विकास जो होता है वह सर से पैर की तरफ होता है और केंद्र से बाएं की तरफ होता है। इसको आप जानते रहिए। लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब अभिकथन एक को समझते हैं। कह रहे हैं सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। तर्क आ रहे दोस्तों, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहले हम ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है, ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और आर दोनों ही गलत है। इसमें जो कहा जा रहा है, इसमें जो पूछ रहे हैं, जो अभिकथन दिया गया है, कह रहे हैं कि सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरण से गुजरते हैं। क्या जितने भी बच्चे होते हैं सभी बच्चे की सोचने की क्षमता एक ही तरीके से होती है एक उम्र के बच्चे के? नहीं दोस्तों, सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता हर बच्चे की अलग अलग होती है। वही कह रहे हैं कि जितने भी संस्कृति, इसमें जो कहा जा रहा था, जो कथन है, कह रहे थे कि सभी संस्कृतियों के बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरण से गुजरते हैं। तो ये गलत है दोस्तों, एक ही चरण से नहीं गुजरते हैं, सबके अलग अलग थिंकिंग होती है। और जो तर्क इसमें दिया गया था, बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है, तो यह एक आयामी नहीं होता दोस्तों, यह बहुआयामी होता है। यह दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अभिकथन ये है, समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। इसमें समाजीकरण की बात करें, क्या बच्चा जो समाजीकरण की शिक्षा होती है, समाज में कैसे किसी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कौन पापा है कौन मम्मी है, इसकी शिक्षा क्या सिर्फ विद्यालय में ही होती है? वही कह रहे हैं कि समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। नहीं दोस्तों, समाजीकरण जो है बालक, चाचा, पापा, मम्मी, ये सब घर पे ही सीख जाता है। मतलब समाज के बारे में जानकारी, काफ़ी जानकारी घर से ही लेके जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा जब विद्यालय जाता है तब उसे सिखाया जाता है कि पापा कौन है, चाचा कौन है, मम्मी कौन है। इस प्रकार से नहीं सिखाया जाता है, यह सब पहले से ही हो जाता है। तो आप अभिकथन तो आपका गलत ही है, लेकिन हम आगे भी बढ़ते हैं। इसके बाद जो तर्क दिया गया है, तर्क आर है, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। अब देखिए, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की संस्था तो है, स्कूल जो है, इसमें आपको हम एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। एक होता है प्राथमिक संस्था, एक होता है द्वितीयक संस्था। प्राथमिक संस्था में वह होता है जो बच्चा जहाँ पे स्वयं से आता है, जैसे पड़ोसी हो गए, परिवार हो गया। परिवार आपका प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। और द्वितीयक संस्था जिसके द्वारा बच्चा दूसरे के द्वारा लाया जाता है, जैसे विद्यालय हो गया, लाइब्रेरी हो गया, मीडिया हो गया, यह सब द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आता है। तो स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की संस्था तो है, लेकिन कह रहे हैं कि एकमात्र संस्था है। क्या सिर्फ एकमात्र यही संस्था है स्कूल ही? नहीं दोस्तों, इसलिए यह दोनों ही ऑप्शन आपके गलत ही होंगे। अब देखिए कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन इसमें देखिए डी इज राइट आंसर, ए और आर दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सजा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सीमा किस स्तर पर है? इसमें किस बात करें, एक बच्ची है जो उसके किचन में मिठाई रखा गया है, लेकिन वो खाने से डरती है कि अगर मम्मी देख लेगी तो हमको मार पड़ेगी या फिर डटे सजा मिलेगी। तो ये कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है वह यह किस स्तर पर है? पहला है उत्तर पारंपरिक स्तर, सेकंड है पूर्व पारंपरिक स्तर, थर्ड है अमूर्त स्तर, या फिर लास्ट है पारंपरिक स्तर। तो आप इस जानते रहिए। कोहलबर्ग के बता देते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। इन्होंने जो है 3 स्तर बताए हैं और तीनों स्तर के 2-2 उप स्तर बताए हैं, उपचरण हैं। तो कहने का तात्पर्य उपचरणों की संख्या 6 है और चरणों की संख्या 3 है। तो पहला जो होता है दोस्तों उत्तर पारंपरिक स्तर होता है। पहला जो है उत्तर पारंपरिक स्तर होता है। आप इंग्लिश में इस चीज़ का नाम याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि पूछना क्या चाह रहा है। आप पे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में इसका नाम याद करने का प्रयास करिएगा।
फर्स्ट स्टेज को हम सब क्या कहेंगे, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। सेकंड को प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर। इसके बाद जो लास्ट है डी है दोस्तों, कन्वेंशनल स्टेज। यही 3 स्टेज होता है, तीनों के 2-2 उप स्टेज होती हैं। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस उम्र में बच्चा लगभग 9 वर्ष का बच्चा हो जाता है, इसलिए सेकंड में आएगा, पूर्व पारंपरिक स्तर में आएगा। इसमें आज्ञाकारिता, जो इसके उपचरण 2 हैं उसको बताते हैं, आज्ञाकारिता और दंड, और व्यक्तिवाद और विनिमय, यह 2 इसके उपचरण हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है दोस्तों? किसकी बात करें? जीन पियाजे के अनुसार आपको बताना है जो संज्ञानात्मक विकास है किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुकूलन, सेकंड ऑप्शन है पुनर्मिलन, थर्ड ऑप्शन है पूर्वाभ्यास, लास्ट ऑप्शन है कलन विधि। किसके अनुसार दोस्तों संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया सुगम होता है? तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुकूलन द्वारा, एडॉप्शन द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। जीन पियाजे का मानना था कि जो अनुकूलन द्वारा बच्चे का विकास जो है वो सुगम होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों की सही सुमेलित जोड़ी चुने दोस्तों। इसमें आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार इसमें कुछ जोड़ियां दी गई हैं, कौन सी जोड़ी सही है किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, इसको बताते हैं आपको। पहला जो है संवेदी चालक अवस्था, नाटकीय खेल में संलग्न। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके सामने है वस्तु अस्थायित्व का प्रारंभ, या फिर लास्ट है वो थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम, या फिर लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसके सामने लिखा गया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। तो कौन सी अवस्था इसमें सही है? तो ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा दोस्तों, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। अमूर्त मतलब जो बच्चा बिना देखे कोई चीज़, अमूर्त नाम से आप देखिए कि बच्चे के सामने वो चीज़ ना हो। मूर्त मतलब जो हमारे सामने दिखता रहे, और अमूर्त मतलब जो चीज़ हमारे सामने ना दिखता रहे, जैसे सूत्र बनाना, नियम बनाना, यह सब कैसे होता है दोस्तों? बिना देखे ही होता है ना। तो यही होता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। जब बच्चा हो जाता है उसे ही हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की श्रेणी में रखते हैं। जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं थी, इन अवस्थाओं के बारे में आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा। जो इनकी पहली अवस्थाएं थी उसे हम संवेदी पेशी या फिर संवेदी गामक अवस्था के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आप यह जानिए कि जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला है संवेदी गामक अवस्था, जो कि दोस्तों जन्म से लेके, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक जो अवस्था होती है वह संवेदी गामक अवस्था कहा जाता है। किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। इसमें परिवर्तन क्या देखने को मिलता है? जैसे इसमें बच्चा जन्म लेता है तो इसमें बहुत ज़्यादा सब चीज़ प्रकाश की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। मम्मी की जब भूख लगती है तब ना हाथ से पैर से इशारा करने का प्रयास करता है। यही सब होता है जब बच्चा जन्म लेता है। लेकिन जब धीरे धीरे बड़ा होता है, 2 वर्ष को हो जाता है, तब बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत मम्मी पापा ये सब बोलना सीख जाता है। ये सब अवस्था किस में होती हैं? ये संवेदी गामक अवस्था में होती हैं। इसके बाद जो सेकंड अवस्था आती है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु तक चलती है। इसमें जो परिवर्तन होता है, भाषा विकास हो जाता है, अपरिवर्तनीयता हो जाता है, अहम केंद्रवाद हो जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीववाद देखने को मिलता है किसमें? जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 2 से लेकर 7 वर्ष तक अवस्था होती है। जीववाद का मतलब आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जीववाद का मतलब होता है जब बच्चा यह ना समझ पाए कि इसमें जान है कि नहीं जान है। जैसे कोई उसका खिलौना है, गिर गया, लग गया और रोने लगता है, मम्मी आएगी, जैसे उसको चोट लग गया किसी कहीं से, फिर उसे भी थोड़ा सा मार देगी, देखिए तुमको इससे चोट लगे, हम इसे मार दे रहे हैं। वो खुश हो जाएगा कि हमको चोट लगा और इसको भी मार दिया गया, तो हिसाब बराबर हो गया। इसे ही जीववाद कहते हैं, जब बच्चा यह ना समझ पाए कि इसमें जान है कि नहीं है। जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक होता है। तो मूर्त मतलब वही होता है जब बच्चा कोई चीज़ देख के उसके बारे में तर्क कहने लगे, तो यही होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तर्क शुरू हो जाता है, प्रत्यावर्ती वर्गीकरण कर लेता है। जैसे
हमने उसे जब वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था उसे बता दिया कि जो 4 पैर होते हैं जिसे वो कुत्ता होता है। तो अब तो वह जान रहा है 4 पैर कुत्ता होता है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण कर लेगा, जैसे कुत्ता हो गया और कोई जानवर हो गया जैसे गाय हो गई, तो वह अंतर कर लेगा कि ये कुत्ता है लेकिन वो गाय है, वो दूसरी चीज़ है। यह अंतर हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसके बाद जो लास्ट आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा तर्क करने लगता है, जो कि 11 वर्ष प्लस आप कह सकते हैं। इसमें चिंतन करने लगता है, अपसारी सोच हो जाता है, विचारी सोच होता है, सृजनात्मक चिंतन करने लगता है, नियम सूत्र ये सब बनाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ले बैगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला है संवाद, सेकंड है व्याख्यान, थर्ड है सजा, लास्ट है पुरस्कार। इसमें ले बैगोस्की के अनुसार आपको बताना है बच्चों को सीखने सक्षम बनाने के लिए कौन से कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसमें जो दिया गया है राइट आंसर इसमें संवाद हो जाएगा। संवाद में मानते थे कि संवाद जो है, संवाद के जरिए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जब आपस में बात करेंगे और सीख पाएंगे। और इनका ही एक कथन और था दोस्तों, पाड़ देना, इसको भी आप जानते रहिए, आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा पाड़। तो पाड़ का मतलब होता है बच्चा जब कोई जैसे कोई चीज़ बताना चाह रहा है, बच्चा वो नहीं बता पा रहा है, जैसे थोड़ा बहुत प्रयास किया लेकिन लास्ट तक नहीं बता पा रहा है, भूल जा रहा है, आप उसे थोड़ा सा हिंट दे देंगे तो वह अपने आंसर पे पहुंच जाएगा। यही होता है पाड़ देना। आप जानते रहिए, इसे ले बैगोस्की ने कहा था, आपके एग्जाम में ज़रूर यह मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंत्यक्रिया की बच्चों की भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किसकी दोस्तों? अंत्यक्रिया की बात करें, किस मनोवैज्ञानिक ने किया था कि बच्चा अंत्यक्रिया द्वारा बहुत अच्छे से सीखता है? तो ऑप्शन है जेन पियाजे, सेकंड ऑप्शन है ले बैगोस्की, थर्ड है BF स्किनर, लास्ट है नॉम चॉम्स्की। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। किसका मानना था भाषा? दोस्तों ले बैगोस्की क्या मानना था? इनका मानना था कि जब बच्चा अंतःक्रिया के द्वारा सीखेगा उसके भाषा विकास सबसे ज़्यादा और सबसे महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? दोस्तों किसकी बात करें? तार्किक गणितीय बुद्धि में क्षमताओं में क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है, अब इसमें तार्किक की बात करें, अगर आप जेन पियाजे के अनुसार देखेंगे तार्किक मतलब क्या होता है? बच्चा 11 प्लस है और इसमें अमूर्त चिंतन करता है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, छवियों में हेरफेर, ग्राफिक्स, कौशल और स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल हों। यह तो पहला ऑप्शन हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है इसमें लय, ताल, स्वर, मृदा के प्रति संवेदनशीलता। थर्ड है विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर कहना जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। या फिर लास्ट है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण कहना, पैटर्न पहचानना और विचारों को भी संबंध बनाना। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो बात कर रहे थे अमूर्त चिंतन की बात कर रहे थे, तो राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचानना, विचारों के बीच संबंध बनाना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन कारक से संबंधित है। अभी कथन ए है, किशोरों के जेंडर भूमिकाओं व रूढ़वादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्म एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। तो सेकंड जो आप तर्क दिया गया है इसमें तर्क ए है दोस्तों। तर्क आर है, मीडिया समाजीकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन ए समझते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन पे बढ़ते हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट है ए और आर दोनों गलत हैं। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए जो है आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, पहला ऑप्शन है गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। सेकंड है विविध निर्देश लागू करें। थर्ड है मानकीकृत मूल्यांकन का पालन करें। लास्ट है बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। तो
इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो बात करें तो किसकी बात करें, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए। जैसे अभी आप एक टीचर हैं, एक टीचर होने चाहिए कि वे, अगर एक टीचर होने के नाते आप जैसे आपके क्लास में अलग अलग है, अलग अलग समाज के बच्चे आ गए, सांस्कृतिक बच्चे आ गए, आप क्या क्या करेंगे, गैर प्रशासनिक पाठ्यक्रम को लागू करेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। विविध निर्देश लागू करें। अब देखिए अभी तो सही लग रहा है, लेकिन और भी मानकीकृत, अब मानकीकृत ऐसा ऑप्शन है आपका जो कि निगेटिव पॉइंट है, मानकीकृत आपका होगा ही नहीं। तो मानकीकृत हमने देखा, तुरंत इसे काट दिया, ये भी तो नहीं होगा। बहिष्करण प्रथाओं का अभ्यास करें। अब देखिए आप उनका बहिष्कार करेंगे, आप बहिष्कार नहीं कर सकते, तो डी भी नहीं होगा। अब चारों में जो सबसे ज़्यादा सही है वह कौन सा है, वह डी ऑप्शन, वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर कोई ऑप्शन होता जो इससे भी ज़्यादा सही होता कि आप सभी बच्चों के एक साथ बैठाएंगे, एक साथ पढ़ाने का प्रयास करेंगे, यह भी सही होगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, उसी में चेक कहना है, तो यही आपका, बाकी सभी तो गलत ही हो रहे हैं। सही क्या हो रहा है, विभेदित निर्देश लागू करें, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें आकलन की बात करें, असेसमेंट। आकलन में आपको बताना है आकलन के बारे में। पहला जो ऑप्शन है, को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। बी है दोस्तों, को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अब जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड पे चलते हैं। को बच्चों को समान क्षमताओं समूहों धीमे सीखने वाले बुद्धिमान बच्चों के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लास्ट है, को बच्चों की सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें डी ही हो जाएगा कि बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। क्या, असेसमेंट, आकलन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवादी और निष्क्रिय है, सेकंड है सक्रिय और सामाजिक है, थर्ड है परीक्षा उन्मुख है, या फिर लास्ट है पाठ्य पुस्तक केंद्रित है। एक प्रगतिशील कक्षा की बात करें, प्रगतिशील कक्षा में सीखना है दोस्तों, किस प्रकार से सीखना है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, सक्रिय और सामाजिक है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चा कैसे सीखता है, वह सक्रिय रहता है और सामाजिक रहता है। अब देखिए पहला जो ऑप्शन था, कह रहे हैं व्यक्तिवादी और निष्क्रिय, क्या बच्चा निष्क्रिय रूप से प्रगतिशील कक्षा में सीखेगा, नहीं। परीक्षा उन्मुख, अब बच्चे को परीक्षा के लिए पढ़ा रहे हैं, यह भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं दोस्तों, हर समय आपको उसे परिवेश के हिसाब से जोड़ के पढ़ाना चाहिए, उसे अन्वेषण विधि के माध्यम से सिखाना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यह सब होना चाहिए। आप पाठ्य पुस्तक केंद्रित कर दें, शिक्षक केंद्रित कर दें, यह सब आपको नहीं कहना है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अभिकथन से है दोस्तों। अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। अब देखिए मानकीकृत की बात करें, स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ऑप्शन हम देखते हैं जो इसमें तर्क दिया गया है, तर्क को भी देखते हैं। तर्क आ रहे हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य आप बता रहे हैं। ऑप्शन हम देखते हैं इसमें, जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे उठते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन है, पहले कथन दिया गया है, कथन हम आपको बताते हैं। विशिष्ट बच्चों का समान बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। सेकंड है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अप्रेरित नहीं होते हैं।
थर्ड कथन है शिक्षकों को शिक्षण की पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है। या फिर लास्ट कथन है इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। ऑप्शन अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। दूसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा सही है। तीसरा ऑप्शन है पहला और चौथा सही है। लास्ट ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है। तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, बाकी सभी गलत है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? किससे बात करें दोस्तों? लीक से हटकर जो सोचता है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में। पहला ऑप्शन है निम्न स्तर की सोच, सेकंड ऑप्शन है अभिसारी सोच, थर्ड ऑप्शन है अनम्य सोच, लास्ट ऑप्शन है अपसारी सोच। इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा अपसारी सोच। इसमें किसकी बात करें? लीक से हटकर। ऑप्शन डी सही होगा, अपसारी सोच। हम आपको अभिसारी और अपसारी अंतर बता देते हैं। एक होता है अपसारी सोच, एक होता है अभिसारी सोच। अभिसारी हम एक उदाहरण के जरिए आपको बताते हैं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे अभी आपसे हम एक क्वेश्चन पूछ लें, जैसे उत्तर प्रदेश है, हम आपसे पूछ लें उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। आप किसी क्लास में हैं और सभी बच्चे बैठे हैं, आप पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। उसमें सभी बच्चों का यही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। अगर आप ऐसा पूछ लें कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी की विशेषता बताइए, अब क्या सभी का जवाब एक जैसा होगा? नहीं। यह दोस्तों आपका अपसारी सोच कहा जाता है। और जब हम राजधानी पूछें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, इसको बताइए, तो यह आपका अभिसारी सोच कहा जाता है। यही होता है अभिसारी और अपसारी सोच में। इसमें राइट आंसर डी है, अपसारी सोच। अगले क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है दोस्तों? आपको शिक्षा में समावेश का अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, सेकंड है सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान, थर्ड है प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, या फिर लास्ट है समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान। जो शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ होता है? तो होता यही है दोस्तों कि हम सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान दें। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौतियों से संबंधित हैं? अब इसमें पठन वैकल्य बताना है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सुनने से, सेकंड ऑप्शन है पढ़ने से, थर्ड ऑप्शन है बोलने से, लास्ट ऑप्शन है बोलने व सुनने से। तो आप सबसे पहले इसमें जो डिसलेक्सिया है, पठन वैकल्य है, इसके बारे में आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। यह एक प्रकार से विकार होता है दोस्तों, बीमारी और विकार अंतर होता है, इसको आप जानते रहिए। ऐसा नहीं कि बीमारी विकार आप एक ही समझे। जो विकार होता है कुछ समय बाद सही हो जाता है, अस्थायी नहीं होता, यह अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। तो हम पठन वैकल्य मुख्यतः किसमें चुनौती से संबंधित है? ऑप्शन बी है, पढ़ने से होता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? रीडिंग से समस्या संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। इस पर हम एक पूरा वीडियो लाएंगे, जितने भी ये आपके विकार होते हैं सब विकारों के बारे में हम आपको बताएंगे। ऑप्शन इसमें 20 करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? अब इसमें नहीं पूछा गया है समावेशी कक्षा की विशेषता क्या नहीं है, उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सहकारात्मक अधिगम, सेकंड ऑप्शन है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, थर्ड ऑप्शन है उपर्युक्त समायोजन, लास्ट है मानकीकृत निर्देश। इसमें जो ऑप्शन आपका नहीं पूछा गया, जो ऑप्शन आपका गलत होगा तो वही आपका राइट आंसर होगा। अब इसमें जो कि नहीं है, नहीं ऑप्शन इसमें डी सही है, मानकीकृत निर्देश। अब आपको मैंने शुरू से मैं बताया था कि जो मानकीकृत होता है नेगेटिव पॉइंट है, तो यही आपका गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को, जो माध्यमिक स्कूल है इसमें शिक्षकों के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है एक रूपी व कठोर पाठचर्या का पालन करना चाहिए, सेकंड है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कठोर, एक रूपी,
पालन करना चाहिए। तो आप जो माध्यमिक स्कूल में शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को दोस्तों आप उनसे जो बच्चा होता है उनके ऊपर कोई चीज़ ज़बरी नहीं थोप सकते हैं, आप उसे मार के नहीं पढ़ा सकते हैं, डांट के नहीं पढ़ा सकते हैं। मानकीकृत इसमें दिया गया है। अब मानकीकृत हमने यहाँ पे देख लिया, ऑप्शन आपका बी होगा ही नहीं, आप पढ़ना चाहें पूरा देख सकते हैं। मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए। मानकीकृत निगेटिव पॉइंट है। थर्ड ऑप्शन है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित कैसा पॉइंट है, हतोत्साहित आपका निगेटिव पॉइंट है। तो अब प्रोत्साहित होता तो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे हतोत्साहित है। लास्ट ऑप्शन है सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह दोस्तों सही है, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमको यह प्रोत्साहित करना चाहिए कि सीखना को कैसे सीखते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। सेकंड है प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं। थर्ड है सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। या फिर लास्ट है पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक मिनट, इसमें डी नहीं दोस्तों सी सही होगा। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। पुनर्बलन को सजा के, अब देखिए सजा आप उसे नहीं दे सकते थे, यार नहीं होगा। ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर। सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है। ऑप्शन है पहला अनुसरण द्वारा, सेकंड ऑप्शन है निष्क्रिय श्रवण द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, लास्ट ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। इसमें पियाजे और वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है सीखना किस प्रकार होता है। तो सीखना दोस्तों इनके अनुसार कैसे होता है। ऑप्शन डी अधिगमकर्ताओं के सक्रिय भागीदारी। जब बच्चा सीखने के लिए सक्रिय रहेगा तभी तो सीख पाएगा। हम बच्चे को कितना भी पढ़ाना चाहें, अगर वो बच्चा निष्क्रिय रूप है, नहीं सीखना चाह रहा है, तो हम कैसे सिखा पाएंगे, नहीं सिखा पाएंगे। यही होता है कि अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक नाते आप पे जो विद्यार्थियों में समस्या समाधान है उसे कैसे आप दूर करेंगे, उसे कैसे आप क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे। पहला ऑप्शन है भय उत्पन्न करके, आप उसे डरा के दूर करेंगे कि आप मार देंगे, ये करो, मतलब इस तरीके से आप नहीं कर सकते। तो डरा धमका के तो होगा नहीं। आप तनाव उत्पन्न करके आप उसे तनाव दे दें, डरा दें, नहीं कर पाएंगे। थर्ड है सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित, आप उसे रटाएंगे निष्क्रिय सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, आप उसे रटा के नहीं सिखा पाएंगे, सिखाएंगे। लास्ट है विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन ए डी आपका सही हो जाएगा। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों के उपयोग को प्रोत्साहित करके। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जब विद्यार्थी खाली जगह की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। पहला ऑप्शन है तनाव, सेकंड ऑप्शन है शर्म, थर्ड ऑप्शन है हीनता, या फिर लास्ट ऑप्शन है संतुष्ट। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, संतुष्टि। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें जो भरा जाएगा संतुष्ट भरा जाएगा। जब विद्यार्थी संतुष्ट की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने का पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। जब वो डरता रहे, शर्म करता रहे, हीनता रहे, तो फिर वह नहीं सही से सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को खाली जगह किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए। हतोत्साहित किया जाना चाहिए, सुसाधित किया जाना चाहिए, खारिज किया जाना चाहिए, फिर दंडित किया जाना चाहिए। आपको हमने बताया था कि जो हतोत्साहित होता है कैसा पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है। खारिज कर देना चाहिए, ये भी आप नहीं कर सकते। दंडित आप उसे मारेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। राइट आंसर सुसाधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। दोस्तों अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन हम देखते हैं।
बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, सेकंड है निष्क्रिय अनुकरण द्वारा, थर्ड है भौतिक पुरस्कार द्वारा देकर, या फिर लास्ट है खोज व अन्वेषण द्वारा। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, अन्वेषण द्वारा, खोज के द्वारा, डिस्कवरी द्वारा। जब बच्चा सीखेगा बहुत अच्छा से सीखता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है दोस्तों। अब जो गलत पॉइंट होगा वही आपका होगा। पहला ऑप्शन है प्रत्यारात्मक आवृद्धता, सेकंड है पश्चिगामी कार्यकारी युक्त, या फिर लास्ट है वो थर्ड है स्वानुभाविक, या फिर लास्ट है कलन विधि। तो इसमें जो कि राइट आंसर आपका समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है, कौन सा नहीं है, प्रत्यारात्मक आवृद्धता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना सीखने, तो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से होता है, सामाजिक रचनावादी कक्षा की बात कर रहे हैं। सेकंड है एक स्वरूप सामाजिक होता है, या फिर लास्ट थर्ड है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, लास्ट है परीक्षा केंद्रित होता है। तो सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना कैसे होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, का स्वरूप सामाजिक होता है दोस्तों। कैसा होता है, सामाजिक होता है। अगले और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है, किसकी बात करें, कौन सा कारक जो बच्चे विफल हो जाते हैं उसके जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत पाठचर्या, सेकंड ऑप्शन है संदर्भित पाठचर्या, थर्ड ऑप्शन है सक्रिय पाठचर्या, लास्ट ऑप्शन है पाठचर्या का मानकीकरण। किस विफलता के लिए, बच्चे की विफलता के लिए क्या जिम्मेदार है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, पाठचर्या का मानकीकरण करेंगे तो यह दोस्तों जिम्मेदार है विफलता का। तो यहाँ पे आज हम सब दोस्तों जो 30 क्वेश्चन सीडीपी के थे इसको कवर किए। यह पेपर आपका पूछा गया था जो आपका सीटेट फरवरी में हुआ था, 6 फरवरी 2023 में जो सीटेट हुआ था इसी दिन ये पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पे आपको सीटेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए हम सब आप सबसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।